कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और अपने आप को एक अनजान जगह पर पाता है। वह देखता है कि एक लेडी उसे बहुत प्यार भरी नजरों से देख रही होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है, मैं कहाँ हूँ? क्या ये मेरी माँ है? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? क्या ये मेरा स्टैट्स है? मेरा लेवल वापस 1 पर जा चुका है और न कोई नाम है। तभी वहां पर किंग की एंट्री होती है और वो लेडी योर मैजेस्टी बोलकर उनका स्वागत करती है। तब हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है, योर मैजेस्टी? फिर किंग हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए लेडी से बोलता है कि इसका फेस कितना सुंदर है और इसकी आईब्रोज बिल्कुल तुम पर गई है। तब लेडी बोलती है, थैंक यू योर मैजेस्टी, इसका मुंह बिल्कुल आप पर गया है। इतने में ही हमारा मेन कैरेक्टर दोबारा सोचने लगता है, क्या ये ओल्ड मैन कोई एम्परर है? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी प्रीस्ट किंग से पूछता है, इसका नाम क्या होगा? और किंग जवाब देता है, नोआ अरारा, और ये हमारा 13th शाही राजकुमार है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर नोआ सोचने लगता है, 13th शाही राजकुमार, ये टाइटल तो सिर्फ एम्परर के बेटे को दिया जाता है। तभी एम्परर प्रीस्ट से पूछता है, नोआ की लगाव इस चीज से है? प्रीस्ट जवाब देता है, पानी योर मैजेस्टी। उसके बाद एम्परर बोलता है, इसका एरिया होगा अल्मेरिया, ऐसा लैंड जहाँ बहुत सारा पानी है। चलो एक काम हो गया। फिर एम्परर प्रीस्ट को हमारे मेन कैरेक्टर की स्किल दिखाने को बोलता है। प्रीस्ट उस बच्चे पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और बच्चे का स्टैट सबको नजर आने लगता है। स्टैट्स देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी नोआ मन में सोचता है, ये क्या है? वैल्यू चेंज हो गई है। तभी लेडी बोलती है, ये नहीं हो सकता, ये लेवल तो बहुत ज्यादा है, जबकि जब ये पैदा हुआ था तब कम था। प्रीस्ट बोलता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले से ही अवेकंड है। तभी सभा में एक आदमी बोलता है, मैंने कभी किसी को इतनी कम उम्र में एसएस लेवल पर पहुंचते हुए नहीं देखा। सभा के बाकी लोग बोलने लगते हैं, हम एक ऐसे आदमी का जन्म देख रहे हैं जो बड़ी शक्तियों के साथ पैदा हुआ है। तभी नोआ मन में सोचता है, जो भी हो, मुझे एक नई जिंदगी मिली है और मेरा पुनर्जन्म एक नोबल के रूप में हुआ है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नोआ अब बड़ा हो चुका है और मेड्स उसे रेडी करने लगती हैं। इसी दौरान नोआ सोचने लगता है, मेरे पुनर्जन्म के 6 साल बाद मैंने एक चीज समझ ली है। मेरा स्टैट सबको कुछ इस तरह से दिखता है और मुझे ये ऐसे दिखता है। ये एडिशंस मेरे सबो नर्डिनेट बनाते हैं, जैसे कि ये वाटर से जुड़ा है, अल्मेरिया से आता है, वो एरिया जो मुझे मेरे जन्म पर मिला था, और बाकी मेरी मेट्स से आते हैं। यानी कि मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ अगर मुझे और सबो नर्डिनेट मिल जाए और मेरा लेवल इन्फिनिटली बढ़ सकता है। तभी मेड्स नोआ को रेडी कर देती हैं और बोलती हैं, आपके पेशेंस के लिए शुक्रिया, आप आज भी बहुत हैंडसम दिख रहे हो। फिर नोआ वहां से निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नोआ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि उसकी कैपेबिलिटीज लिमिटेड है, क्योंकि उसकी उम्र अभी सिर्फ 6 साल है। तभी उसके पास एक मेड आती है जिसका नाम एवेलिन होता है, जो हॉस्पिटैलिटी का ध्यान रखती है। एवेलिन नोआ से बोलती है, क्राउन प्रिंस और 4th प्रिंस विजिट के लिए आए हैं, उन्होंने बोला है कि आप खाना खाने के बाद उनसे मिल लें। तभी नोआ वहां से निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नोआ अपने भाइयों को ग्रीट करता है, गुड मॉर्निंग डियर ब्रदर। एक प्रिंस बोलता है, ओह तो तुम यहाँ हो? नोआ बोलता है, मैंने अभी अभी अपना नाश्ता फिनिश किया है। तभी प्रिंस बोलता है, मैं देख पा रहा हूँ तुम हमेशा की तरह ही पोलाइट और रिस्पेक्टफुल हो। दूसरा प्रिंस बोलता है, हाँ ये एक दिन जरूर बढ़िया चांसलर बनेगा। नोआ बोलता है, मैं अपना बेस्ट करूंगा ये अचीव करने के लिए। तभी प्रिंस बोलता है, हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए हैं। प्रिंस ताली बजाकर गिफ्ट को अंदर लाने का ऑर्डर देता है। नोआ देखता है कि वर्कर अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके उस गिफ्ट को अंदर लाने की कोशिश करता है और काफी मुश्किल से उसे खोलता है। गिफ्ट को देखते ही नोआ को अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती। वो लोगों को डरा हुआ देखता है जो बोलते हैं, ये हमें खा जाएगा, प्लीज हमें बचा लीजिए प्रिंस ऑल्बर्ट। तभी उसके सामने एक तलवार दिखाई देती है। नोआ पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है, वो सब क्या था? तभी प्रिंस नोआ से बोलता है, क्या सोचते हो, बहुत बढ़िया तलवार है ना, चलो उठाओ इसे। नोआ सोचने लगता है, ये गिफ्ट क्राउन प्रिंस की तरफ से है, मैं मना नहीं कर सकता। नोआ तलवार उठाने लगता है। तभी क्राउन प्रिंस बताता है, इस तलवार का नाम लेवायथन है, ये एम्पायर का सबसे स्ट्रॉन्ग वाटर मैजिक हथियार है। लगभग 120 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इसे मास्टर करने की कोशिश में। ये सुनकर नोआ हैरान हो जाता है और तलवार को गिरने से बचा लेता है। मैं क्राउन प्रिंस का गिफ्ट लगभग गिरा ही देता। तभी 4th प्रिंस बोलता है, डोंट वरी, इसका मतलब ये नहीं कि इसे उठाने वाला इसके कर्ज की वजह से मारा जाएगा। क्राउन प्रिंस बोलता है, ज्यादातर लोगों के लिए तो इस बॉक्स को उठाना भी बहुत मुश्किल होता है। मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान जिसका पानी से लगाव हो और जिसका लेवल ASS हो वही इसे उठा सकता है। ये बहुत वैल्यूएबल प्रदर्शन है, हमें माफ करना तुम्हारी सुबह डिस्टर्ब करने के लिए। इतना बोलकर दोनों प्रिंस वहां से चले जाते हैं। तभी नोआ मन में सोचता है, ये नीच क्राउन प्रिंस मुझे टेस्ट कर रहा था? नहीं,
अगर मैंने ये जोर से बोल दिया तो मेरी खैर नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों प्रिंस महल से बाहर आते हैं। फोर्थ प्रिंस पूछता है क्या ये करना सही था? वो हथियार जरूर प्राइसलेस होगा। क्राउन प्रिंस जवाब देता है कोई नहीं, ये अच्छा ही होगा अगर वो तलवार उसके जैसे ब्रिलियंट इंसान के हाथों में हो। इसके अलावा क्योंकि वो ब्रिलियंट है, उसे अपने ही प्रेशियस पेट से काटे जाने का एक्सपीरियंस लेने की जरूरत है। ये सुनकर फोर्थ प्रिंस कंफ्यूज हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नोआ अपनी मेड जोई से पूछता है क्या हुआ है जोई, तुम काफी दुखी लग रही हो। ये सुनकर जोई थोड़ी चौंक जाती है और जल्दी से कहती है मुझे माफ कर दीजिए, आप चिंता मत कीजिए। नोआ शांत आवाज में बोलता है कोई बात नहीं, तुम खुलकर बताओ। जोई थोड़ी हिचकिचाते हुए कहती है ठीक है, जब आपके पास बाद में टाइम होगा तब बताऊंगी। इतने में ही नोआ उसकी बात काट देता है। इससे जोई समझ जाती है कि बात छुपाने से कुछ फायदा नहीं। फिर वह हिम्मत जुटाकर सच बताती है। सच ये है कि मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए थी। नोआ तुरंत पूछता है क्या हुआ है। जोई आगे बताती है कि उसके होम टाउन में अभी भयानक बाढ़ आई है। वह जगह जहाँ उसका जन्म हुआ था पूरी तरह पानी में बह चुकी है। बाढ़ की वजह से उसकी माँ जो अकेली रहती है, उनके पास अब कोई काम भी नहीं बचा और ऊपर से उसके कुछ रिलेटिव्स उन पर दबाव बना रहे हैं कि जोई रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में काम करे। उनका कहना है कि जोई अपने आप को बेचकर पैसे कमा सकती है। ये सब सुनकर नोआ का चेहरा सख्त हो जाता है और वह जोई को वहीं रोक देता है। नोआ गहरी आवाज में कहता है मुझे जितना सुनना था मैंने सुन लिया, अब तुम चिंता मत करो। फिर वह आगे बोलता है मैं तुम्हारी माँ को इस महल में काम दूंगा, उन्हें महल के पिछले दरवाजे की जिम्मेदारी दी जाएगी, उसे बंद रखने और देखभाल करने का। नोआ थोड़ी देर रुक कर कहता है इस काम के लिए मैं उन्हें हर महीने 10 रुपए दूंगा। ये सब सुनकर जोई बिल्कुल सरप्राइज हो जाती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं और वह घबरा कर कहती है क्या? लेकिन मास्टर मैंने पहले कभी ऐसी जॉब के बारे में नहीं सुना और यह सैलरी तो नॉर्मल इनकम से भी काफी ज्यादा है। जोई की बात सुनकर नोआ शांत लेकिन भरोसे से भरी आवाज में जवाब देता है हमारी कैपिटल की विदेशी सरहद पर एक घर है जिसका फिलहाल कोई यूज नहीं करता, तुम और तुम्हारी माँ उस घर में रह सकती हो। ये सुनते ही जोई बिल्कुल इमोशनल हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और भरी आवाज में वह कहती है थैंक यू सो मच मास्टर। इसके बाद नोआ डिलन को आवाज देता है और पूछता है जोई के होम टाउन में जो बाढ़ आई है क्या तुम्हें इस बारे में पता है? डिलन सीधा जवाब देता है हाँ मुझे पता है। तब नोआ कहता है जितनी ज्यादा जमीन हो सके सब खरीद लो। ये सुनकर डिलन और जोई दोनों चौंक जाते हैं। नोआ आगे बोलता है वहाँ विलन्स उन लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं जिन्होंने बाढ़ में अपना सब कुछ खो दिया है। इससे पहले कुछ गलत हो उन लोगों को बचाना जरूरी है। ये सुनकर डिलन हैरानी से नोआ को देखता है और कहता है मैं आपको देखकर हैरान हूँ हाइनेस, आप इतनी बड़ी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं जबकि आपने पहले कभी ऐसा नहीं किया। ये सुनकर नोआ मन ही मन सोचता है मैंने अपने पुनर्जन्म से पहले इससे कहीं ज्यादा देखा है, लेकिन ये बात मैं उसे नहीं बता सकता। तब डिलान पूछता है इसके लिए फंड्स कैसे इकट्ठा किए जाएंगे? मेरे अंदाजे से हमें लगभग 7 लाख रियन की जरूरत होगी। नोआ सोच में पड़ जाता है मेरे पास पहले से 5 लाख रियन है, बस 2 लाख रियन और चाहिए। फिर वह डिलन से कहता है कैपिटल के साउथ का हिस्सा हमारा है, हमें उसे बेचना होगा। यह सुनते ही डिलन फिर से चौंक जाता है और कहता है लेकिन वह हिस्सा आपको मैजेस्टी की तरफ से गिफ्ट में मिला था, उनकी परमिशन के बिना उसे बेचना रॉयल फैमिली में एक क्राइम माना जाएगा। नोआ शांत पर मजबूत आवाज में जवाब देता है ठीक है, मेरे पिताजी मुझे जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। नोबल्स की अपनी ड्यूटीज होती हैं, कभी कभी उन्हें पूरी करने के लिए अपने आप को भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के चेहरों पर खुशी लाई जा सके। ये सुनकर डिलन सिर झुकाकर कहता है ठीक है आइन जैसा आपका हुक्म। इसके बाद नोआ वहां से जाने लगता है। तब डिलन पीछे से उसे आवाज देता है और कहता है शुक्रिया। डिलन वहां से चला जाता है और नोआ उसे जाते हुए देखकर मन ही मन सोचता है मैं भूल गया था डिलन भी उसी एरिया से आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नोआ कहीं जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है काफी बिजी लैग रहे हो। ये सुनते ही नोआ तुरंत मुड़कर दौड़ता हुआ आता है और झुककर कहता है मुझे माफ कीजिए ब्रदर हेनरी, मैं आपसे मिलने नहीं आ पाया। हेनरी हल्का सा मुस्कुराकर बोलता है कोई बात नहीं, क्या तुम कहीं जा रहे हो? नोआ जवाब देता है हाँ 200 नाम का एक एरिया है जहाँ बाढ़ आई है, मैं वहाँ लैंड खरीदने जा रहा हूँ और सिचुएशन की जांच पड़ताल भी करूंगा। इसी दौरान हेनरी की नजर एक बॉक्स पर पड़ती है। वह पूछता है क्या तुम उस सोर्ड का यूज करने का सोच रहे हो? नोआ सिर हिलाकर कहता है नहीं, मैंने पहले इसमें कुछ अजीब सी पावर महसूस की थी लेकिन बाद में दोबारा ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। मैं इसे सिर्फ एक टेस्ट के लिए साथ ले जा रहा हूँ, क्या आप मुझसे इसी वजह से मिलने आए थे? हेनरी गंभीर हो जाता है और बोलता है हाँ, जब से अल्बर्ट ने मुझे कुछ अजीब बातें बताई हैं मैं इस सोर्ड पर नजर रख रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे इस सोर्ड की अपनी एक इच्छा हो और ये सिर्फ उसी की बात सुनती है
जिसे यह अपना मास्टर मानती है। ये सुनकर नोआ मन ही मन सोचता है, इस सोर्ड पर भरोसा करने से पहले मुझे इसे पूरी तरह समझना होगा। तब हेनरी कहता है, तुम इसे अपने साथ ले जा सकते हो, लेकिन इसका यूज मत करना, वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नोआ अपने लोगों के साथ बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंच चुका होता है। वह डिलन से कहता है, डिलन तुम गवर्नमेंट ऑफिस जाओ, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ज्यादातर लोग अपने प्रॉपर्टी पेपर्स खो चुके होंगे, हमें गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के हिसाब से ही जमीन खरीदनी होगी। डिलन जवाब देता है, ये हो जाएगा हाइनेस, और इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। उसके बाद नोआ जोई से कहता है, तुम मेरे साथ आओ, मुझे जमीन की डिटेल चाहिए होगी। दोनों अपना भेष बदलते हैं और एरिया का जायजा लेने निकल पड़ते हैं। नोआ देखता है कि खेतों में पड़ी सब्जियां पहले ही सड़ने लगी हैं। जोई चिंतित होते हुए कहती है, मुझे लगता है यह जगह खतरनाक है। मास्टर, आपको इतनी दूर आने की जरूरत नहीं थी। नोआ ठंडे लेकिन कठोर स्वर में जवाब देता है, अगर तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगी तो मैं अकेले ही चला जाऊंगा। तभी उन्हें घंटी की आवाज सुनाई देती है। वे देखते हैं कि लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। जोई कहती है, ये लोग खाना बांट रहे हैं, लगता है एम्पायर अपना काम कर रहा है। नोआ और जोई भी वहां जाकर अपना हिस्सा ले लेते हैं। खाने को देखकर नोआ कहता है, ये तो बेकार लग रहा है, इसमें तो सिर्फ पानी ही दिख रहा है। जैसे ही वह खाने का एक निवाला लेता है, उसे तेज खांसी आने लगती है। इसका टेस्ट तो बहुत ही गंदा है, क्या यह पहले से खराब हो चुका है? तभी पीछे से एक आवाज आती है, हम इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते, हम खुशकिस्मत हैं कि हमें यह भी मिल रहा है, हमें इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। नोआ कहता है, पर मुझे यकीन नहीं होता कि एम्पायर ऐसा खाना बांट रही है। तभी अचानक जोर से आवाज आती है, इंस्पेक्शन। नोआ पूछता है, ये कौन है? जोई धीरे से जवाब देती है, ये लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल है, इनका नाम लॉर्ड गरिल है। लॉर्ड गरिल खाने को चेक करता है, जबकि उसमें से पहले ही बदबू आ रही होती है, और कहता है, ये तो काफी बढ़िया लग रहा है। तभी एक आदमी बोलता है, थैंक यू सर, आपका पोर्शन मैंशन में रेडी है। तभी भीड़ में से एक आवाज आती है, इसके लिए रिश्वत मिल रही है? लॉर्ड गरिल घूम कर पूछता है, तुम कौन हो लड़के? नोआ सीधा सवाल करता है, तुमने इन लोगों को रिश्वत के लिए रखा है, बताओ रखा है या नहीं? यह सुनकर लॉर्ड गरिल जोर से हंसने लगता है, छोटे से बच्चे के मुंह से इतनी बड़ी बातें, तुम जानते भी हो ये काम कितना मुश्किल होता है, थोड़ा सा लेने में क्या बुराई है जब हम इतना सब कर रहे हैं। फिर वो कहता है, आज तुमने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीख लिया बच्चे। ये कहकर वहां मौजूद सब लोग जोर जोर से हंसने लगते। तभी नोआ आगे बढ़कर कहता है, मुझे बच्चा कहकर नीचा दिखा रहे हो, तुम उन लोगों के रेशन से अमीर बनने की कोशिश कर रहे हो जिन्होंने बाढ़ की वजह से अपना सब कुछ खो दिया। ये सिर्फ घिनौना नहीं, ये एक क्राइम है। ये सुनकर गवर्नमेंट ऑफिशियल गुस्से से भड़क उठता है और चिल्लाता है, तुमने अभी क्या कहा? बिगड़े हुए बच्चे? मुझे इंसल्ट करना मतलब इस जमीन के रूलर सर रोवेन को इंसल्ट करना है, क्या तुम्हें इसका अंदाजा भी है? इतने में ही नोआ बुरे उसकी बात काट देता है और ठंडी लेकिन खौफनाक आवाज में बोलता है, मासूम लोगों पर अत्याचार करना, क्या तुम अपनी सजा सुनना चाहोगे? ये कहकर नोआ के मन में उस सोर्ड का ख्याल आता है कि सजा मौत है। अचानक पीछे से सोर्ड अपने बॉक्स से निकलकर हवा में तैरती हुई नोआ के पास आ जाती है। नोआ धीरे से कहता है, मुझे पता है तुम नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हें इन नीच लोगों के मामले में जोड़ दिया, अगर ऐसा है तो अपनी पावर दिखाओ। तभी सोर्ड अपनी असली ताकत दिखाने लगती है, जोरदार एनर्जी निकलती है जिसे संभालना नोआ के लिए मुश्किल हो जाता है। जमीन कांपने लगती है। नोआ दांत भींचकर बोलता है, ठीक है तुम सबसे स्ट्रॉन्ग हो और मैं वीक हूँ, तो क्या? और ये कहकर नोआ जानबूझकर सोर्ड को और उकसाने लगता है। फिर वह बुलंद आवाज में कहता है, स्ट्रॉन्ग लोग अपनी पावर सिर्फ कमजोरों पर ही नहीं दिखाते, वे कमजोरों पर इसलिए दिखाते हैं क्योंकि वे अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों से डरते हैं। सोर्ड की एनर्जी थोड़ी लड़खड़ाती है। नोआ आगे कहता है, अगर तुम पैदाइशी स्ट्रॉन्ग हो, अगर तुम ताकत के साथ जन्मे हो, तो उस पावर का यूज लोगों की भलाई के लिए करो, उन्हें कुचलने के लिए नहीं। धीरे धीरे सोर्ड शांत हो जाती है, उसकी एनर्जी नोआ के कंट्रोल में आ जाती है। नोआ गहरी सांस लेकर कहता है, और ये मेरा प्रिविलेज है एक नोबल होने के नाते। फिर जोर से हुक्म देता है, मेरी ऑर्डर पूरी करो, लेवायातन। अगले ही पल नोआ सोर्ड चला देता है और एक ही वार में गवर्नमेंट ऑफिशियल का सिर उसके शरीर से अलग हो जाता है। भीड़ सन्न रह जाती है, कुछ लोग शौक में होते हैं, कुछ गुस्से से भर जाते हैं। उसे पकड़ो, कोई चिल्लाता है। नोआ बिना रुके दोबारा सोर्ड उठाता है। इस बार वह जमीन पर वार करता है और जमीन के बीच एक एंडलेस गहरा गड्ढा बन जाता है जिसका अंत नजर ही नहीं आता। तब लोग पीछे हट जाते हैं और खौफ पूरे इलाके में फैल जाता है। यह सब होता देखकर वहां मौजूद सब लोग एक बार फिर से सन्न रह जाते हैं। सोर्ड की भयानक ताकत देखकर नोआ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वह सोर्ड की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम्हें पता है तुम कितनी खतरनाक हो? तभी वहां एक लीडर दौड़ता हुआ आता है और जोर से चिल्लाता है, ये सब क्या चल रहा है? मुझे देखने दो। जैसे ही उसकी नजर जमीन पर बने उस बड़े गहरे होल पर पड़ती है, वह चौंक जाता है। तभी एक वर्कर भागकर उसके पास आता है और घबराकर बोलता है, हमें बचा लीजिए, इस बच्चे ने लॉर्ड गरिल को मार दिया है। लीडर जैसे ही नोआ की तरफ देखता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह तुरंत भागकर नोआ के पास आता है, घुटनों के बल गिर जाता है और कहता है, मैं माफी मांगता हूँ, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ आने वाले हैं, 13वां प्रिंस। नोआ शांत आवाज में पूछता है, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? लीडर तुरंत जवाब देता है, हाँ, मेरा नाम
रोवन ग्रीन है। मुझे अभी हाल ही में इस एरिया की देखभाल सौंपी गई है। मैं प्रिंस हेनरी का सेवक हूँ। ये सब सुनकर आसपास खड़े लोग और ज्यादा उलझन में पड़ जाते हैं। किसी को समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है। तब रोवन जोर से चिल्लाता है, तुम सब लोग क्या कर रहे हो? तुम्हारे सामने खुद 13th प्रिंस खड़े हैं। ये सुनते ही सब लोग घबराकर प्रिंस के सामने झुक जाते हैं। उसके बाद नोआ रोवन से कहता है, अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। रोवन बिना एक पल सोचे सिर झुका देता। नोआ आगे बोलता है, खाना बांटने का काम उन गंदे लोगों को दिया गया था जो रिश्वत लेते थे। मैंने उस आदमी को सजा दी जो इन सब बुरे कामों के पीछे था और ये बाकी लोग उसके साथी हैं। वह ठंडी आवाज में आगे कहता है, इन सबको सजा दो। खाना बांटने का काम दोबारा शुरू होगा। इस बार खाने में अच्छी चीजें ऐड की जाएंगी ताकि लोग उसे सच में खा सके। क्या तुम ये सब कर पाओगे? रोवन तुरंत जवाब देता है, बिल्कुल हाईनेस, ऐसा ही होगा। ये सुनते ही पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है और सब लोग प्रिंस के नाम की जय जयकार करने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस को उसका सेवक पूरी रिपोर्ट देकर चला जाता है। अकेला रह जाने पर क्राउन प्रिंस मन ही मन सोचता है, वह तलवार नोआ को नुकसान पहुंचाने के बजाय खुद उसके हुक्म में आ गई। वाह, नोआ मेरे सोच से कहीं ज्यादा यूजफुल निकला। उसके बाद अगला सीन होता है जहां नोआ अपने पिताजी से मिलने पहुंचता है। पिताजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैंने रिपोर्ट सुनी है, तुमने वह जमीन बेच दी जो मैंने तुम्हें गिफ्ट में दी थी और पूरा गांव खरीद लिया। थैंक यू। यह सुनकर नोआ पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है। पिताजी आगे कहते हैं, तुमने फ्लड का फायदा उठाने वाले लोगों को रोक दिया। इस तरह की जांच पड़ताल के लिए हमें बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लगाने पड़ते। तुमने ये सब कहां से सीखा? नोआ सीधा जवाब देता है, ये बस इत्तेफाका था। मेरी एक मेड उसी गांव की रहने वाली थी। पिताजी गहरी नजर से नोआ को देखते हैं और कहते हैं, हो सकता है, लेकिन इसमें देवताओं का भी हाथ है। तुमने वो वाटर मैजिक सोर्ड इसी गांव में मास्टर की है ना? नोआ हैरानी से पूछता है, आपको ये पता है? पिताजी हल्का सा मुस्कुरा कर कहते हैं, काफी समय हो चुका है, मैं दोबारा नोआ की शक्तियों को देखना चाहता हूँ। तभी एक प्रीस्ट आगे बढ़कर अपनी पावर का यूज करने लगता है। नोआ मन ही मन सोचता है, लगता है सिर्फ ह्यूमन सबॉर्डिनेट्स की पावर ही मुझ में ऐड नहीं हो रही, पहले ऐसा नहीं था। वाटर एट्रीब्यूट अब एस हो चुका है बिना किसी प्लस साइन के। तब पिताजी पूछते हैं, नोआ क्या तुम अपनी पावर्स से मेरी मदद करोगे? नोआ खुशी से जवाब देता है, बिल्कुल। अगले सीन में हमें दिखाई जाती है मेयर्स एम्पायर की कैपिटल, जो कल्चर से भरपूर होती है और एक फाइनेंशियल सेंटर भी होती है। इसे लोग दुनिया की सबसे सफल और अमीर सिटी मानते हैं और इसी सिटी में नोआ पहुंच जाता है जोई के साथ एक पॉपुलर सिंगर का गाना सुनने के लिए। नोआ शो में लोगों के साथ बैठकर सिंगर का गाना सुनने लगता है और जोई उसे बताती है, इसका नाम एलिचे है, ये अच्छा गाना गाती है। तभी गाने के बीच में ही कुछ बुरे लोग आकर गाना रोक देते हैं। उनमें से एक आदमी उस सिंगर पर चिल्लाकर बोलता है, तुम गाना गाकर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? वह सिंगर बिल्कुल सहम जाती। तभी सारे बुरे आदमी स्टेज पर चढ़ जाते हैं और उनमें से एक आदमी बोलता है, तुम अपने फादर का उधार ऐसे नहीं चुका पाओगे। इतना बोलकर वह आदमी उस लड़की को पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हें और तरीके बता सकता हूँ अपने फादर का उधार चुकाने के। तभी नोआ पीछे से आवाजें देता है और स्टेज पर जाने लगता है और बोलता है, इंपीरियल लॉ 67 आर्टिकल 2 के तहत बच्चों से उनके पेरेंट्स का कर्ज मांगना इल्लीगल है और इसे अपने फादर का कर्ज भरने के लिए अपनी बॉडी बेचने के लिए कहना एक क्राइम है। ये सब सुनकर वह आदमी भड़क जाता है और बोलता है, मुझसे भिड़ने की कोशिश मत करो। इतना बोलकर वह नोआ को उठा लेता है और इसी बीच नोआ अपनी तलवार का यूज कर लेता है, जिससे तीनों आदमी जमीन पर गिर जाते हैं। नोआ पूछता है, कंटिन्यू करना चाहोगे? उनमें से एक आदमी गुस्से में बोलता है, मैं ये नहीं भूलूंगा, और इतना बोलकर तीनों आदमी वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद जोई एक कार्ड वहां के मेंबर को देती है। कार्ड को चेक करके मेंबर सरप्राइज हो जाता है। उसके बाद नोआ सिंगर से बोलता है, तुमने गाना बहुत अच्छा गाया, तुम्हारा हर महीने का कितना एक्सपेंस होता है? वह लड़की झिझक कर बोलती है, मुझे अपनी मदर की ट्रीटमेंट के लिए भी पे करना होता है, इसलिए। तभी नोआ बीच में बोलता है, 25 रियल। मैं तुम्हें हर महीने 25 रियल पे करूंगा अगर तुम अपने गाने पर ध्यान दोगी, और जैसे जैसे तुम इम्प्रूव करोगी मैं अमाउंट भी इंक्रीज करता रहूंगा। ये सब सुनकर सिंगर खुश हो जाती है और नोआ को थैंक यू बोलती है। फिर नोआ बोलता है, मुझे पूरा गाना सुनना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नोआ अपने महल पहुंचता है। महल के बाहर कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। नोआ अपनी मेड से पूछता है, ये कौन है? मेड जवाब देती है, ये लोग अपने आप को उधार देने वाले बता रहे हैं, कह रहे थे कि आपसे माफी मांगना चाहते हैं। नोआ बिना रुके कहता है, इन्हें वापस भेज दो और साफ कह देना कि प्रिंस कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे जब मन किया मिल लिया जाए। ये कहकर नोआ वहां से चला जाता है और अपने बड़े भाई प्रिंस हेनरी से मिलता है। प्रिंस हेनरी मुस्कुराकर कहता है, बहुत अच्छा किया, ऐसे लोगों को बिना सोचे समझे मिलने की इजाजत देना राजघराने की शान को कम करता है। नोआ शांत
शांत आवाज में जवाब देता है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा करने का रीजन कुछ और था। ये बात हम यहाँ नहीं कर सकते, कृपया अंदर चलिए। अंदर जाकर नोआ प्रिंस हेनरी को बताता है कि वह उस सिंगर की मदद करना चाहता है। इसी वजह से वह उन लोगों से नहीं मिला ताकि उन्हें लगे कि नोआ अभी भी उनसे नाराज है और आगे जाकर वे लोग उस सिंगर को परेशान न करें। ये सुनकर प्रिंस हेनरी पूछता है, क्या उसका गाना इतना अच्छा था? नोआ तुरंत कहता है, प्लीज आप उसे मुझसे छीन ना मत। प्रिंस हेनरी हल्का सा हंसकर बोलता है, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, तुम इतनी छोटी उम्र में इतना दूर तक सोच लेते हो। फ्रैंक और गैरी भी लगभग तुम्हारी ही एज के हैं, लेकिन वे तुम्हारी तरह नहीं सोचते। तुम सब अभी बच्चे हो, खासकर गैरी। इतनी सारी टीचिंग के बाद भी उसने मैनर्स नहीं सीखे। ये सुनकर नोआ कहता है, वह जल्दी ही सीख जाएगा। और मन ही मन सोचता है, वे दोनों मेरे भाई हैं, लेकिन हम तीनों की माँ अलग अलग है। प्रिंस हेनरी और गैरी की माँ एक ही है, फिर भी मुझे लगता है उन दोनों के बीच कुछ अलग ही रिश्ता है। तब प्रिंस हेनरी बात बदलते हुए कहता है, चलो मैजिक सोर्ड की बात करते हैं। ऐसा लगता है तुमने उस तलवार को मास्टर कर लिया है, तुम उसे अपने साथ कैसे ले जाते हो? वह तलवार तुम्हारे लिए भारी और बड़ी नहीं होती? नोआ मुस्कुराते हुए जवाब देता है, बिल्कुल भी नहीं। वह खड़ा होता है और प्रिंस हेनरी को तलवार दिखाता है। तलवार देखकर प्रिंस हेनरी हैरान रह जाता है और पूछता है, ये तलवार तुमने कहाँ से निकाली? नोआ शांति से जवाब देता है, ये तलवार मेरे बाजू के पास छुपी हुई थी इस तरह। फिर कहता है, ये सब इस तलवार ने ही मुझे सिखाया। ये सब देखकर प्रिंस हेनरी गहरी सांस लेता है और बोलता है, ये पहले किसी ने नहीं किया। 2 सदियों तक ये तलवार खजाने में बंद थी, पुराने रिकॉर्ड्स में भी ऐसी किसी एबिलिटी का जिक्र नहीं मिलता। वह नोआ की तरफ देखकर कहता है, तुम वाकई शानदार हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि लैंडर्स अभी भी महल के गेट पर नोआ का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक लैंडर नोआ को देखकर भड़क उठता है और चिल्लाता है, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये बच्चा हमें इग्नोर कैसे कर सकता है? वह गुस्से में आगे बढ़ने ही वाला होता है कि बाकी लैंडर्स उसे रोक लेते हैं। बेवकूफ मत बनो, तुम ये क्या कर रहे हो? और उसे पकड़कर जबरदस्ती जमीन पर झुका देते हैं। उसका सिर पकड़कर कहते हैं, प्रिंस से माफी मांगो। ये सब देखकर प्रिंस हेनरी नोआ की तरफ मुड़ता है और पूछता है, इस बार तुमने क्या कर दिया? नोआ शांत लहजे में जवाब देता है, मैंने बस थोड़ी सी पावर का यूज किया था, और वह भी सिर्फ इन्हें डराने के लिए। यह सुनकर प्रिंस हेनरी हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, लगता है तुमने इन सबको पूरी तरह काबू में कर लिया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नोआ दोबारा सिटी पहुंच चुका होता है, जहां रेडॉक ने उसे इनाइट किया होता है। रेडॉक खुद आगे बढ़कर नोआ का स्वागत करता है और उसे महल के अंदर ले जाता है। अंदर पहुंचते ही सिटी के सभी अमीर और प्रभावशाली लोग तालियों के साथ नोआ का वेलकम करते हैं। इसी बीच रेडॉक झिझकते हुए पूछता है, प्रिंस क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? ये आपकी कमर पर क्या है? नोआ शांति से जवाब देता है, अच्छा ये मुझे क्राउन प्रिंस ने गिफ्ट किया था, इसका नाम लेवियाथन है। तलवार का नाम सुनते ही पूरे महल में सन्नाटा छा जाता है। लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं, लेवियाथन ये तो नेशनल ट्रेजर है। तभी भीड़ के बीच से एक आदमी जोर से हंस देता है और कहता है, ये सब बकवास है, ये पक्का कोई खिलौना होगा। यह बात नोह के कान तक पहुंच जाती है। अगले ही पल तलवार से अजीब सी दबाव भरी पावर निकलने लगती है। पूरा महल कांप उठता है। वहां मौजूद लोग घबरा जाते हैं, कुछ जमीन पर गिर जाते हैं, कुछ डर के मारे बोल भी नहीं पाते। तब नोआ ठंडी लेकिन ऑथोरिटेटिव आवाज में बोलता है, बस रुक जाओ। फिर वह तलवार से बात करता है, क्या तुम इसलिए गुस्सा थी क्योंकि तुम्हारे मास्टर का अपमान किया गया? मैं तुम्हारी लॉयल्टी को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन यह थोड़ा ज्यादा हो गया। अगले ही पल पूरा माहौल शांत हो जाता, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रेडॉक गहरी सांस लेकर नोआ की तरफ देखता है और कहता है, बहुत खूब प्रिंस, मैं कह सकता हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ सभी ने मौत को बहुत करीब से देखा। इस नेशनल ट्रेजर की पावर वाकई लाजवाब है और आपने इस पर पूरा कंट्रोल पा लिया है। शानदार। महल में मौजूद सभी लोग नोआ की तरफ देखकर उसकी तारीफ करने लगते हैं कि कैसे एक ही हुक्म से उसने सबकी जान बचा ली। तब रेडॉक आगे बढ़कर पूछता है, बताइए प्रिंस उस आदमी के साथ क्या किया जाए? नोआ उस आदमी की तरफ देखता है जो डर के मारे जमीन पर सहमा हुआ पड़ा होता है। कुछ पल चुप रहने के बाद नोआ कहता है, रहने दो, उसके पास जाने के लिए अब और कोई जगह नहीं बची है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पार्टी पूरी तरह से चल रही होती है। मेहमान हंस बोल रहे होते हैं, म्यूजिक और बातों से महल जिंदा लग रहा होता है। सभी लोग एक एक करके नोआ से मिलने आते हैं। एक आदमी आगे बढ़कर कहता है, मेरा नाम बायरन एलन है, मैं एलन कंपनी का हेड हूँ, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। उसके साथ खड़ी लड़की धीरे से बोलती है, मैं इनकी बेटी हूँ, मेरा नाम सिंडी एलन है। नोआ लड़की को ध्यान से देखता है, उसकी आंखें, उसका पोस्ट्योर, उसका डर। फिर अचानक पूछता है, क्या तुम्हारी बेटी अडॉप्टेड है? ये सुनकर बायरन थोड़ा सा चौंक जाता है और पूछता है, आपको इस बारे में पहले से पता था? नोह शांत आवाज में जवाब देता है, नहीं, मैं सिर्फ देखकर अंदाजा लगा सकता हूँ। एलन, तुम 2nd या 3rd जनरेशन के हो, राइट? तुम्हें देखकर लगता है कि तुम अमीर घर से हो, लेकिन तुम्हारी बेटी में वो बात नहीं है। तुमने किसी स्लेव को अपनी बेटी बनाया है। ये सुनते ही बायरन पूरी तरह हैरान रह जाता है। आपको ये भी पता चल जाता है? नोआ मन ही मन सोचता है। इसका डरा हुआ चेहरा, आंखों का झुकना, ये सब वही निशान है
जो सिर्फ एक स्लेव के होते हैं। तब बायरन धीरे से झुकता है और सच बोल देता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, शुरुआत में मैंने इसे एक स्लेव के रूप में ही खरीदा था, लेकिन ये बहुत जल्दी सीख जाती है। इसकी समझ और मेहनत देखकर मैंने सोचा कि इसे अपनी बेटी की तरह पाला जाए। ये सुनकर नोआ के चेहरे पर हल्की सी खुशी आ जाती है। वह कहता है, बहुत बढ़िया, मुझे ऐसी कहानियां पसंद है, मैं तुम्हें अपने मैंशन में इनवाइट करूंगा, मुझे इस लड़की के बारे में और सुनना है। बायरन शुक्रिया के साथ सिर झुकाता है, नोआ की बात मान लेता है और समझदारी से वहां से चला जाता है। जाते हुए नोआ रेडोक से कहता है, इस आदमी को अच्छी तरह पता है कि कब और कहां से निकल जाना चाहिए। रेडोक हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, बिल्कुल, ये आदमी काफी तेज है, अगर थोड़ी देर और रुकता तो यहीं पर इसके काफी दुश्मन बन जाते। जब बायरन वहां से जाने लगता है तो आसपास खड़े लोग आपस में बातें करने लगते हैं। कोई कहता है, ये पहला आदमी है जिसे प्रिंस ने इतनी तवज्जो दी है, तो कोई जलन भरे लहजे में बोलता है, मुझे तो इससे बहुत ज्यादा जलन हो रही है। तभी नोआ धीरे से रेडोक की तरफ मुड़कर कहता है, इसके पहचान का एक और रीजन भी है जिससे मैं बता पाया कि यह लड़की बायरन की असली बेटी नहीं है। ये कहकर नोआ अपनी तलवार को हल्का सा छू लेता है। उस पल तलवार से एक हल्की सी वाइब्रेशन निकलती है, एक ऐसी लहराहट जिसे आम लोग महसूस तक नहीं कर पाते, लेकिन वह लड़की तुरंत इस वाइब्रेशन को पहचान लेती है। वह अचानक पीछे मुड़कर नोआ की तरफ देखती है, जैसे उसे सब कुछ समझ आ गया। नोआ फिर रेडोक से कहता है, देखा, ये लड़की पहले ही बायरन को प्रोटेक्ट कर रही थी। जब मैंने अपनी तलवार को एक थ्रेट की तरह यूज किया था, तब भी इसने सबसे पहले बायरन की तरफ रिएक्ट किया। इस उम्र की लड़कियां आम तौर पर पहले खुद को बचाती हैं, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। रेडोक गहरी सांस लेते हुए जवाब देता है, आपकी नजर वाकई बहुत तेज है प्रिंस, ये सब आप शुरू से ही नोटिस कर रहे थे। फिर वह हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, सच कहूँ तो मैं आपसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुका हूँ। अगले सीन में हमें सिटी की मार्केट दिखाई जाती है, जहाँ नोआ अकेले घूम रहा होता है। तभी अचानक एक लग्जरी काररिज उसके पास आकर रुकती है। काररिज का पर्दा हटता है और सामने आते हैं इट प्रिंस ऑस्कर अराराट। ऑस्कर नोआ को देखकर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नोआ शांत लहजे में जवाब देता है, बस थोड़ा टहलने आया था। ऑस्कर हल्की सी हंसी के साथ कहता है, बिना किसी सामान के मार्केट घूम रहे हो, तुम भी काफी कमाल के हो नोआ। फिर वह आगे बोलता है, अगर तुम्हारा कोई खास काम नहीं है तो मेरे साथ ट्रेजर हंट पर चलना चाहोगे? नोआ बिना ज्यादा सोचे मान जाता है और दोनों साथ चल पड़ते हैं। रास्ते में नोआ कहता है, तो आप कोबल्ट स्ट्रीट की बात कर रहे थे, राइट? ऑस्कर थोड़ा सरप्राइज होते हुए पूछता है, ओ, क्या तुम पहले यहाँ आ चुके हो? नोआ सिर हिलाकर जवाब देता है, नहीं, बस इसका नाम सुना है। कहा जाता है कि एम्पायर के सबसे ज्यादा एंटीक्स यहीं मिलते हैं। ऑस्कर मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल सही, काफी सारे असली खजाने इन्हीं दुकानों के बीच छुपे होते हैं और उन्हें पहचान पाना सिर्फ नोबल्स के बस की बात होती है। इतना कहकर दोनों कोबल्ट स्ट्रीट की भीड़ भरी मार्केट में आगे बढ़ते हैं और नोआ आसपास की दुकानों में रखी अजीब अजीब और रहस्यमयी चीजों को गौर से देखने लगता है। आगे हम देखते हैं कि नोआ एक दुकान से आखिरकार एक किताब खरीद लेता है। ये देखकर ऑस्कार उससे पूछता है, ये क्या है? क्या ये कोई खास किताब है? नोआ शांत लहजे में जवाब देता है, नहीं, बस मुझे ये किताब थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी। ऑस्कर ध्यान से किताब को देखता है और अचानक शॉक हो जाता है। वह हैरानी से बोल उठता है, अरे ये तो फेमस जादू की किताब है, वो भी ओरिजिनल। ये तो असली खजाना है, इससे हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। कमाल है, तुम्हें कैसे पता चला कि यह क्या है? नोआ कुछ नहीं बोलता, बस मन ही मन सोचता है, मुझे खुद भी नहीं पता था, लेकिन जैसे ही नोआ ने इस किताब को छुआ था, उसी पल उसके स्टैट्स में प्लस साइन ऐड हो गया था। इसी वजह से नोआ ने बिना सोचे किताब खरीद ली। फिर नोआ सोचने लगता है, ये प्लस साइन आखिर होता क्या है? और तभी उसे समझ आ जाता है, सिर्फ वही चीजें उसके स्टैट्स में ऐड होती हैं जो अपनी खुद की इच्छा से एक्टिवेट होती हैं। ये सोचते ही नोआ अपनी तलवार निकालकर किताब की तरफ करता है ताकि वह इस किताब की पावर को भी अपने स्टैट्स में ऐड कर सके, लेकिन अगले ही पल किताब उसके हाथ से जमीन पर गिर जाती है और उसके अंदर से अजीब सी हवा और एनर्जी बाहर निकलने लगती है। ये देखकर ऑस्कर बिल्कुल सन्न रह जाता है और चिल्लाता है, क्या ये वही किताब है जिसमें एक जादूगर की आत्मा बंद थी? ये बहुत खतरनाक है। ये वही जादूगर है जिसने हवा पर पूरा काबू पा लिया था। नोआ, हमें यहाँ से तुरंत भागना चाहिए। लेकिन ऑस्कार के बोलने के बाद भी नोआ एक कदम भी पीछे नहीं हटता। वह शांत लेकिन फोकस्ड होकर अपनी पूरी ताकत के साथ तलवार का यूज करता है और अगले ही पल वह जादूगर की आत्मा हवा में घुलकर गायब हो जाती है। सब कुछ शांत हो जाता है। नोआ तुरंत ऑस्कर के पास जाता है और पूछता है, आप ठीक हो? ऑस्कर थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब देता है, हाँ मैं ठीक हूँ, यहाँ कोई डैमेज तो नहीं हुआ? नोआ शांत आवाज में कहता है, बिल्कुल नहीं, मैंने अपना हमला ऊपर की तरफ किया था। ऑस्कर ये सुनकर और भी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि बिना किसी नुकसान के नोआ ने एक सील्ड जादूगर की आत्मा को मिटा दिया। तभी एक शॉप ओनर नोआ के पास आता है। नोआ उससे सीधा पूछता है, तुम कौन हो? वह आदमी झुककर जवाब देता है, मेरा नाम एलन बियर्डस्ली है, मैं इसी कोबल्ट स्ट्रीट पर एक एंटीक शॉप चलाता हूँ। आपको देखकर जो कुछ मैंने नोटिस किया उससे मैं काफी प्रभावित हो गया। एलन आगे कहता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी शॉप में आए। मेरे पास एक बहुत ही कीमती आर्टिकल है जिसे मैं चाहता हूँ आप एक बार जरूर देखें। नोआ,
उसकी बात मान लेता है। एलन नोआ और ऑस्कर दोनों को अपनी शॉप के अंदर ले जाता है। शॉप के अंदर जाते ही एलन सबसे पहले एक रिंग निकालता है और कहता है ये एक बेहद कीमती रिंग है। मुझे कहा गया था कि ये रिंग अपना असली रूप सिर्फ अपने रियल ओनर के सामने ही दिखाएगी। मैंने इसे बहुत से लोगों को दिखाया लेकिन इसने कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। नोआ बिना एक्सप्रेशन बदले बोलता है तो फिर ये एक बेकार रिंग हुई। एलन हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है मैंने भी पहले यही सोचा था। मैंने इस रिंग से छुटकारा पाने की बहुत कोशिश की लेकिन ये हर बार मेरे पास वापस आ जाती थी, इसलिए मुझे लगता है इसमें कुछ तो खास जरूर है। तभी ऑस्कर बोलता है ये काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, तुम्हें इसे ट्राई करना चाहिए नोआ। नोआ थोड़ी देर सोचकर जवाब देता है ठीक है ब्रदर, अगर आप कह रहे हो तो। नोआ रिंग उठाता है और अपनी उंगली में पहन लेता है और अगले ही पल रिंग एक्टिवेट हो जाती है। एक अजीब सी आवाज गूंजती है, लेवल लिमिट कंफर्म, रेरिटी SSS को नया ओनर मिल चुका है। नोआ हैरान रह जाता है। रिंग से निकली एनर्जी धीरे धीरे नोआ के शरीर को कवर करने लगती है। नोआ खड़ा हो जाता है और कुछ ही सेकंड्स में उसका पूरा शरीर लोहे के सुरक्षा कवच मैजिक आर्मर से ढक जाता है। ये देखकर ऑस्कर और एलन दोनों शॉक हो जाते हैं। नोआ तुरंत अपने स्टैट्स चेक करता है लेकिन देखता है कि उसके स्टैट्स में कोई डायरेक्ट चेंज नहीं हुआ। नोआ अपने मन में सोचता है ये पावर तलवार या जादुई किताब जैसी नहीं है लेकिन फिर भी ये पावर काफी काम की हो सकती है। इसके बाद नोआ शॉप ओनर से कहता है मैं यह रिंग खरीद रहा हूँ, पैसे मैं बाद में भिजवा दूंगा। तभी ऑस्कर बोलता है कोई बात नहीं, इसके पैसे मैं दे देता हूँ, इसे मेरा गिफ्ट समझो। ऑस्कर मुस्कुराकर आगे कहता है पहले मैजिक सोर्ड और अब ये मैजिक आर्मर, तुम में सच में कुछ अलग बात है नोआ। इसके बाद नोआ और ऑस्कर वहाँ से निकल जाते हैं। ऑस्कर नोआ के कहने पर उसे सिटी के बीच ही उतार देता है। नोआ जैसे ही गाड़ी से उतरकर ऑस्कर को अलविदा कह रहा होता है तभी पीछे से एक लेंडर नोआ पर अटैक कर देता है। नोआ की मेड उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन उसी पल नोआ की रिंग खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाती है। एक पल में नोआ के हाथ के सामने सुरक्षा कवच आ जाता है और वह लेंडर के अटैक से बच जाता है। तभी लेंडर का बॉस आकर उसे रोक लेता है ताकि वह और नुकसान न कर सके। यह सब देखकर ऑस्कर हैरानी से पूछता है नोआ ये क्या था। नोआ शांत लहजे में जवाब देता है मैंने इस रिंग को अपनी तलवार से लिंक कर दिया है, मुझे लगता है इसी वजह से यह अपना फर्ज निभाने के लिए ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गई। ऑस्कर और भी ज्यादा शॉक होते हुए कहता है ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गई, वाह तुमने इस रिंग को भी इतनी जल्दी मास्टर कर लिया, बहुत बढ़िया नोआ। अगले सीन में हम देखते हैं कि नोआ उसी जगह पर दोबारा पहुंचता है सिर्फ उस सिंगर का गाना सुनने के लिए, लेकिन वहां पहुंचकर नोआ देखता है कि कुछ लोग अभी भी उस सिंगर को परेशान कर रहे होते हैं। वो लोग स्टेज पर चढ़ जाते हैं और सिंगर का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी नोआ सीधा स्टेज पर पहुंचता है। अपनी सिर्फ प्रेजेंस और ऑरा से ही वह उन लोगों को इतना डरा देता है कि सब के सब भागकर वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद वहां का ओनर घबराकर नोआ के पास आता है और झुककर माफी मांगने लगता है। नोआ शांत लहजे में कहता है तुम ऐसे लोगों को दोबारा यहाँ आने की परमिशन नहीं दोगे। ओनर थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब देता है पर प्रिंस इन्हीं लोगों से तो मेरा बिजनेस चलता है, अगर मैं इन्हें रोक दूं तो। तभी नोआ उसकी बात काट देता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हारा यह बिजनेस खुद खरीद रहा हूँ, 1000 रियन इतना काफी है ना। ओनर ये सुनकर शौक के साथ साथ खुशी से भर जाता है और तुरंत नोआ का शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद सिंगर धीरे धीरे नोआ के पास आती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वह भावुक आवाज में कहती है प्रिंस आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगी। नोआ मुस्कुराते हुए जवाब देता है तुम्हें कुछ चुकाने की जरूरत नहीं है, बस गाना गाती रहो, मुझे तुमसे सिर्फ तुम्हारा म्यूजिक चाहिए। सिंगर थोड़ी हैरानी से पूछती है क्या आपको गाना इतना पसंद है। नोआ गहरी नजर से उसकी तरफ देखकर कहता है मुझे तुम्हारे अंदर काबिलियत दिखती है, मैं चाहता हूँ कि एक दिन एम्परर खुद तुम्हारा गाना सुने, तब तक पूरी लगन के साथ सिर्फ गाने पर फोकस करो। ये सुनते ही सिंगर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और कहती है मैं पूरी कोशिश करूंगी, जरूर करूंगी प्रिंस। इसके बाद सिंगर वापस स्टेज पर चढ़ जाती है और इस बार पहले से भी ज्यादा दिल से अपना गाना सुनाने लगती है और बैकग्राउंड में नोआ खामोशी से खड़ा उस म्यूजिक को सुनता रहता है। इसके बाद हमें महल का सीन दिखाया जाता है जहां मेड्स नोआ को तैयार कर रही होती है और तभी एवलिन कमरे में आती है और नोआ को बताती है कि कोई उससे मिलने आया है। नोआ अपनी मेड से कहता है कि गेस्ट को अंदर बैठाओ, मैं अभी आता हूं। इसके बाद हमें थोड़ी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हर रॉयल फैमिली का प्रिंस किसी न किसी एरिया का इंचार्ज बनाया जाता है। इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से वो गवर्नमेंट के अफेयर समझता है और एडमिनिस्ट्रेशन सीखता है। उस एरिया पर वही रूल करता है और वहाँ के लोग उसके अंडर काम करते हैं। फिर दिखाया जाता है कि उसी टेरिटरी का गवर्नर नोआ से मिलने आया है। हमें पता चलता है कि नोआ की डोमिनियन का नाम हॉलजॉय है। वहाँ का गवर्नर अपना नाम मार्ली बताता है। वो याद दिलाता है कि लगभग 1 साल पहले उनकी मुलाकात हुई थी जब उसे मैजिस्ट्रेसी ने गवर्नर अपॉइंट किया था। नोआ उससे पूछता है कि सुना है हॉलजॉय में फूड डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, तो काम कैसा चल रहा है। मार्ली एक्सेप्ट करता है कि सिचुएशन अच्छी नहीं है और इसी वजह से वो मदद लेने आया है। नोआ तुरंत समझ जाता है कि प्रॉब्लम सीरियस है। हॉलजॉय एक फार्मिंग एरिया है
लेकिन अक्सर फ्लड्स की वजह से क्रॉप्स बर्बाद हो जाती हैं। इसी कारण वहां फूड शॉर्टेज हो जाता है और राशन बांटना पड़ता है। इस बार पैसों की कमी की वजह से राशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया। नोआ कहता है कि तुम्हें तो रेगुलर फंड्स मिलते हैं, फिर इशू क्या है? मार्ली बताता है कि पहले फंड्स मिलते थे लेकिन कुछ समय से बंद हो गए हैं। तब नोआ उसे लेकर सीधे फाइनेंस मिनिस्टर के पास चला जाता है। मिनिस्टर रीजन देने लगता है कि फंड्स रोकने के पीछे कई वजह है। नोआ उसे वार्न करता है कि उसे बच्चा समझकर इग्नोर ना करे। मिनिस्टर बहाना बनाता है कि पिछली फ्लड के बाद महाराज ने हॉलजॉय को 1 साल के लिए टैक्स फ्री कर दिया था, इसलिए उनके पास सेविंग्स होनी चाहिए। नोआ समझ जाता है कि बात घुमाई जा रही है और सीधे पूछता है, क्या मुझे बेवकूफ समझा जा रहा है? फिर मिनिस्टर झूठ बोलता है कि मैजिस्ट्रेसी के लिए एक समर विला बन रहा है जिसमें काफी पैसा लग रहा है। नोआ गुस्से में कहता है कि ये बड़ा क्राइम है क्योंकि तुमने मेरे फादर के बारे में झूठ बोला है। डरकर मिनिस्टर माफी मांगता है और तुरंत फंड्स रिलीज करने का वादा करता है। मार्ली नोआ की इंटेलिजेंस की तारीफ करता है और वापस जाकर काम ठीक से करने की परमिशन लेता है। तभी एक रॉयल मैसेंजर आता है और बताता है कि मैजिस्ट्रेसी नोआ को बुला रहे हैं। वहां पहुंचने पर मैजिस्ट्रेसी उस नए डिवाइस की बात करते हैं जो रीसेंट इंसिडेंट में मिला था। वे हैरान होते हैं कि सिर्फ 6 साल का बच्चा इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है। फिर वे उसकी स्वॉर्ड लेवेंटीना का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि इसे प्रॉपरली मास्टर करने के लिए स्किल की जरूरत है। मैजिस्ट्रेसी बताते हैं कि उन्होंने एम्पायर के ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन को बुलाया है जो नोहा को ट्रेन करेगा। स्वॉर्ड्समैन पहले उससे फाइट करके टेस्ट करना चाहता है। नोहा एग्री कर लेता है। जैसे ही वो लेवेंटीना निकालता है उसे एक अजीब सा फील होता है। फाइट स्टार्ट होती है। स्वॉर्ड्समैन उसके अटैक को इजीली डिफेंड करता है। तब नोआ रिवील करता है कि इस स्वॉर्ड ने उसे अपने प्रीवियस मास्टर की मेमोरीज दे दी है। आखिर में नोआ अपर हैंड ले लेता है और स्वॉर्ड्समैन की तलवार उसके हाथ से गिरा देता है। स्वॉर्ड्समैन झुककर एक्सेप्ट करता है कि वो नोहा को और कुछ नहीं सिखा सकता। मैजिस्ट्रेसी जोर से हंसते हैं और नोहा को आने वाले नाइट एग्जाम का हेड जज बनने का ऑफर देते हैं। इसके बाद नाइट एग्जाम का प्रोसेस समझाया जाता है। हर साल एम्पायर भर से वॉरियर्स आते हैं, रीजनल लेवल क्लियर करके कैपिटल में कैप्टन से फाइट करते हैं। जो बेस्ट परफॉर्म करता है उसे नाइट का टाइटल मिलता है। नया नाइट हेड जज के अंडर काम करता है। नोहा समझ जाता है कि इससे उसकी पावर और इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, इसलिए वो हाँ कर देता है। वो सजेस्ट करता है कि सभी स्वॉर्ड्समैन को कैपिटल में ही बुलाया जाए ताकि वो पर्सनली उनके स्किल्स ऑब्जर्व कर सके। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नोआ वापस अपने रेसिडेंस पहुंचता है। वहां वो जोई से पूछता है, तुम्हारे रीजन से हर साल कितने कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं? जोई जवाब देती है कि उनकी तरफ से अक्सर सिर्फ एक ही व्यक्ति भेजा जाता है। रीजन सिंपल है, उनके पास इतना बजट नहीं होता कि ज्यादा लोगों को स्पॉन्सर कर सके। नोआ तुरंत कहता है कि इस बार पैसों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर चाहो तो इस साल ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजो। जोई फिर भी क्लियर करती है कि भेजना पॉसिबल है लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट न होने की वजह से वे लोग रुक जाते हैं। तब नोआ कॉन्फिडेंट टोन में बोलता है कि अगर प्रॉब्लम पैसों की है तो वो सब हैंडल करेगा, सभी डिजर्विंग लोगों को भेजो, फिर देखेंगे कौन क्या कर सकता है। इसके तुरंत बाद नोआ अपने बटलर को बुलाता है और ऑर्डर देता है कि कैपिटल में जितने भी वेकेंट हाउसेस हैं सब परचेज कर लिए जाएं क्योंकि आने वाले समय में उनकी जरूरत पड़ेगी। साथ ही इंस्ट्रक्शन देता है कि अगर कोई इन्वेस्टर या मर्चेंट मिलता है जो फंड करने को रेडी हो तो उससे फूड अरेंजमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट लिया जाए ताकि पार्टिसिपेंट्स को रहने और खाने की दिक्कत न हो। कुछ देर बाद एक बिजनेसमैन नोआ के सामने प्रपोजल लेकर आता है। वो ऑफर करता है कि वो हैवी फंडिंग दे सकता है, लेकिन नोआ तुरंत समझ जाता है कि कोई भी व्यापारी बिना फायदे के डील नहीं करता, इसलिए वो सीधा पूछता है, इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? मर्चेंट प्रभावित होते हुए कहता है कि उसे यकीन नहीं होता कि इतनी छोटी एज में इतनी शार्प थिंकिंग हो सकती है। फिर वो अपनी डिमांड रखता है, पैलेस में जो रिक्रूटमेंट चल रही है वहाँ उसकी एक लड़की को जॉब मिल जाए। नोहा तुरंत समझ लेता है कि अगर उसकी लड़की पैलेस के अंदर होगी तो उसे अंदर की सबसे पहली इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये उसके लिए स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होगा। मर्चेंट बताता है कि कुछ एडवांस अमाउंट पहले ही नोआ के मेंशन भेजा जा चुका है। नोआ डील एक्सेप्ट करता है लेकिन कंडीशन रखता है कि फाइनल डिसीजन से पहले वो कैंडिडेट्स को खुद इवैल्यूएट करेगा, तभी प्लेसमेंट कंफर्म होगा। मर्चेंट अग्री करता है और कहता है कि अगर अनुमति दे तो वो ऑफिशियली नोआ के अंडर काम करना चाहता है। नोआ सीधी वार्निंग देता है, अगर धोखा दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इस तरह एक और कैपेबल इंसान नोआ की टीम में जुड़ जाता है। उसका ओवरऑल स्टेटस भी बूस्ट होता है, लेकिन अचानक एक चेंज होता है। उसका वाटर मैजिक रैंक SS से गिरकर S हो जाता है। इस ड्रॉप से उसे फील
फील होता है कि कहीं ना कहीं कोई सीरियस डिस्टरबेंस चल रहा है। वो तुरंत जोई को घर लौटने को कहता है और खुद सीधा मैजिस्ट्रेसी के पास पहुंच जाता है। वहां वो इन्फॉर्म करता है कि अमेलिया में कुछ गड़बड़ होने वाली है। इसी बीच खबर आती है कि वहां रिबेलियन की तैयारी चल रही है। मैजिस्ट्रेसी कंफर्म करते हैं कि नोआ का डाउट सही था और पूछते हैं कि अब वो क्या सजेस्ट करेगा। नोआ कामली जवाब देता है कि उसके हिसाब से ये अपराइजिंग स्मॉल स्केल का लगता है, इसलिए उसे पर्सनली इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं। वो पोलाइटली कहता है कि वो अभी यंग है और बैटलफील्ड एक्सपीरियंस भी लिमिटेड है, इसलिए किसी सीनियर को भेजना बेटर रहेगा। जब रिकमेंडेशन पूछी जाती है तो वो हेनरी का नाम सजेस्ट करता है क्योंकि हेनरी कॉम्बैट में काफी केपेबल है। बाद में जब हेनरी नोआ से कहता है कि अगर तुम खुद ये मिशन कंप्लीट करते तो फ्यूचर में तुम्हें पॉलिटिकल एडवांटेज मिल सकता था, लेकिन नोआ कहता है कि जीतने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अननेसेसरी कैजुअलिटीज अवॉइड करना। वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से लोग मरे। इसी दौरान नोआ की स्वॉर्ड उसे वार्निंग सिग्नल देती है। वो तुरंत अपनी कैरेज रुकवाता है और नीचे उतरते ही जमीन के नीचे से वाटर मैजिक का सडन अटैक होता है, लेकिन उसकी शील्ड समय पर एक्टिवेट होकर उसे प्रोटेक्ट कर लेती है। कुछ ही पलों में रिबल्स सामने आ जाते हैं। नोआ एफिशिएंटली उन्हें न्यूट्रलाइज कर देता है, लेकिन किसी को मारता नहीं, सिर्फ अनकॉन्शियस करता है ताकि इंटेरोगेशन हो सके। वो पॉइंट आउट करता है कि पहले कहा गया था अमेलिया में ज्यादा हॉज अवेलेबल ही नहीं होते, फिर ये फाइटर्स आए कहां से। यहीं से उसे समझ आता है कि सप्लाई चेन में ही कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है। तब नोआ उस मर्चेंट को बुलाता है जिसे उसने हाल ही में अपना सबऑर्डिनेट बनाया था। वो उसके सामने ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी रखता है और ऑर्डर देता है कि अमेलिया में जितने भी हॉज और उनका रेशन स्टॉक है सब परचेज कर लिया जाए। मर्चेंट पूछता है कि इससे क्या बेनिफिट होगा। नोआ एक्सप्लेन करता है कि अगर वहां रिबेलियन होने वाला है तो सबसे पहले रिसोर्सेस कट करना जरूरी है। अगर रिबल्स के पास हॉज और फूड सप्लाई कम होगी तो उनकी स्ट्रेंथ अपने आप वीक हो जाएगी। इससे हेनरी को बैटलफील्ड में क्लियर एडवांटेज मिलेगा। मर्चेंट प्लान समझकर तुरंत फंड्स लेकर एमिली के लिए निकल जाता है ताकि पूरा स्टॉक एक्वायर किया जा सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि महाराज नोआ को तुरंत बुलाते हैं। जैसे ही नोआ रॉयल चैम्बर में पहुंचता है, महाराज उससे कहते हैं कि उन्हें पता चल गया है कि कल उसे किडनैप करने की कोशिश हुई थी। इस मामले की जांच के लिए उन्होंने अपने ट्रस्टेड लोग भेज दिए हैं, लेकिन नोआ कामली जवाब देता है कि हो सकता है उन्हें जो रिपोर्ट मिले वह सिर्फ झूठ हो। महाराज हल्की सी मुस्कान के साथ कहते हैं कि उन्हें पहले से अंदाजा था कि तुम ऐसा ही कहोगे, इसलिए उनके पास सच निकलवाने का अपना तरीका है। नोआ तुरंत समझ जाता है और सीधा बोल देता है कि आप उन्हें टॉर्चर करने वाले हैं। सही कहा ना। महाराज उसकी इंटेलिजेंस देखकर इंप्रेस हो जाते हैं। फिर वे एक और बात रिवील करते हैं। उन्हें यह भी पता है कि नोआ ने रियोल्स के घोड़ों का सारा खरीदने का प्लान बनाया है। ये सुनकर नोआ अंदर ही अंदर हैरान रह जाता है कि इतनी जल्दी इंफॉर्मेशन कैसे पहुंच गई, लेकिन महाराज उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि उसने बहुत अच्छा स्ट्रैटेजिक मूव लिया। रिवॉर्ड के तौर पर महाराज प्राइम मिनिस्टर को ऑर्डर देते हैं कि नोआ के बैच पर एक स्वॉर्ड इंसिग्निया ऐड किया जाए। इस वर्ल्ड में वॉरियर्स अपने बैच पर मिलने वाले स्वॉर्ड सिंबल को बहुत बड़ा ऑनर मानते हैं। ये सिंबल सिर्फ महाराज की परमिशन से ही दिया जा सकता है, वरना इसे इलीगल माना जाता है। इस तरह नोआ को एक स्पेशल रिस्पेक्ट मिल जाता है। इसके बाद नोआ उस मर्चेंट से मिलता है जिसे उसने घोड़ों का खाना खरीदने भेजा था। मर्चेंट कंफर्म करता है कि एमेलिया में अवेलेबल सारा रेशन परचेज कर लिया गया है ताकि रिबल्स के पास सप्लाई न रहे। साथ ही वह बताता है कि रिबल्स का कैप्टन काफी पावरफुल और रूथलेस है। नोआ पूछता है कि तुम मुझे यह सब क्यों बता रहे हो। मर्चेंट जवाब देता है कि वह अब उसका लॉयल सपोर्टर है, इसलिए जरूरी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है। तभी एक मेड आकर इन्फॉर्म करती है कि गेट पर एक आदमी खून से लथपथ हालत में आया है और नोआ से मिलना चाहता है। नोआ तुरंत गेट पर पहुंचता है। वहां से पता चलता है कि वह अमेलिया से भाग कर आया है और बताता है कि रिबल्स ने वहां अटैक शुरू कर दिया। नोआ उसे तुरंत ट्रीटमेंट देने का ऑर्डर देता है और उसे 1000 गोल्ड कॉइन्स रिवॉर्ड में देने को कहता है। मर्चेंट हैरान हो जाता है और पूछता है कि बेकार इंफॉर्मेशन के लिए इतना बड़ा रिवॉर्ड क्यों। नोआ समझाता है कि इतनी दूर जान जोखिम में डालकर आना लॉयल्टी का सबूत है। ऐसे लोगों को रिवॉर्ड करना फ्यूचर ट्रस्ट के लिए जरूरी होता है। बाद में जोई नोआ के पास आती है और कन्फेस करती है कि किसी ने उसे 500 कॉइन्स दिए थे और एक बॉक्स दिया था जिसमें स्लीपिंग ड्रिंक था। प्लान ये था कि वह नोआ को पिलाकर बेहोश करे और किडनैपर्स को दे, लेकिन जोई कहती है कि वह कभी ऐसा नहीं करे, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। उसकी लॉयल्टी देखकर नोआ उसे 5000 कॉइन्स रिवॉर्ड देना चाहता है। जोई मना कर देती है। तब नोआ कहता है कि उसे एक काम करना होगा, वह ड्रिंक सच में पिलाए और जब वह बेहोश हो जाए तो उसे किडनैपर्स तक पहुंचा दे। इसके बाद हम देखते हैं कि इतनी सारी चीजें होने के बाद जैसे ही नोआ की आंख खुलती है तो वह नोटिस करता है कि वह किसी
किसी अजीब सी जगह पर लेटा हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि वह तुरंत अपनी स्वॉर्ड यानी लेवायाथान को बाहर निकालता है। इसी मोमेंट पर उसकी नजर पड़ती है कि उसके हाथ की रिंग अभी भी उसकी फिंगर में ही है। फिर वह अपनी स्वॉर्ड और रिंग दोनों की पावर का यूज करके अपने हाथों की रस्सी काट देता है। इसके बाद वह अपनी स्वॉर्ड से कहता है, लेवियाथन, मेरी जितनी भी मेमोरीज तुम्हारे पास स्टोर्ड हैं, सब मुझे वापस दिखा दो। फिर सीन में दिखाया जाता है कि नोआ उस वक्त असल में सो रहा होता है, लेकिन अचानक कुछ रेबल उस पर अटैक कर देते हैं और उसे पकड़कर जबरदस्ती वहां से ले जाते हैं। यह सब याद आते ही नोआ थोड़ा सीरियस होकर कहता है, लगता है अब इन सबको सबक सिखाने का टाइम आ गया है। इसके बाद जैसे ही वह घोड़ा गाड़ी पर चढ़ता है, वह देखता है कि नीचे काफी सारे दुश्मन खड़े हुए हैं। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, पिछली बार तो तुम अपने भाई की वजह से बच गए थे, लेकिन इस बार तुम नहीं बच पाओगे। और फिर सब लोग एक साथ उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर नोआ के लिए यह सब कोई बड़ी बात नहीं होती। वह तुरंत अपनी स्वॉर्ड निकालता है और एक एक करके सबको खत्म करना स्टार्ट कर देता। बीच बीच में काफी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नोआ रुकने वाला नहीं होता। वह लड़ते हुए उन सभी रिबल्स को मार देता। तभी अचानक वहां जोई सोल्जर्स को लेकर पहुंच जाती है और नोआ से कहती है, मुझे आपकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए मैं सोल्जर्स को लेकर तुरंत यहाँ आ गई। इसके बाद नोआ अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि इन सब अटैकर्स को तुरंत पकड़कर ले जाया जाए, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने उस पर हमला किया था। इसी बीच हम देखते हैं कि एक मरे हुए रिबल की बॉडी से एक स्वॉर्ड नीचे गिर जाता है। जैसे ही एक सोल्जर उसे उठाना चाहता है, तभी नोआ तुरंत उसे रोक देता है और कहता है, इसे मत उठाओ, सब लोग थोड़ा पीछे हट जाओ। जब वह उस स्वॉर्ड को ध्यान से देखता है तो उसे फील होता है कि उस पर भी कर्स मैजिक लगा हुआ है। उसे यह भी लगता है कि उस स्वॉर्ड की एनर्जी कुछ हद तक उसकी अपनी स्वॉर्ड जैसी ही है। जब वह उस एनर्जी को सेंस करने की कोशिश करता है, तब उसे पता चलता है कि स्वॉर्ड पर उसके ओनर ने कर्स लगा रखा है। तब नोआ अपनी स्वॉर्ड से कहता है, लेवियाथन, मुझे पता है तुम ये कर सकती हो, हमें बस इस कर्स एनर्जी को फॉलो करते हुए उसके असली ओनर तक पहुंचना है। और फिर हम देखते हैं कि लेवियाथन की पावर उस कर्स एनर्जी को ट्रैक करते हुए सीधे उसके ओनर तक पहुंच जाती है और वहां जाकर उसे खत्म कर देती है। इसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहां किंग ने नोआ को फिर से बुलाया होता है। किंग उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि उसने बहुत ही कमाल का काम किया है। किंग कहते हैं कि तुम्हें पहले से ही पता था कि तुम्हारी मैजिक स्वॉर्ड क्या क्या कर सकती है, इसलिए तुमने सही वक्त पर उसका यूज किया। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तब नोआ जवाब देता है कि उसने सिर्फ उस नेगेटिव मैजिक एनर्जी को ट्रैक किया और सीधे उसके सोर्स तक पहुंच गया। फिर उसने अपनी स्वॉर्ड की स्पेशल पावर का यूज करके उसके बॉडी पर डायरेक्ट अटैक किया, जिससे रिबल्स का लीडर मर गया। इसी वजह से उनकी आर्मी को जीत मिल गई और उसके बड़े भाई को भी बैटल में इजी विक्ट्री मिल गई। इसके बाद किंग उन सभी लोगों को पनिशमेंट सुना रहे होते हैं जो इस रिबेलियन में शामिल थे। वह उनके लिए काफी डेंजरस पनिशमेंट अनाउंस कर देते हैं, लेकिन तभी नोआ आगे बढ़कर रिस्पेक्टफुली कहता है, योर मैजेस्टी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। जो पनिशमेंट आपने दी है वह लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है और मुझे नहीं लगता कि यह सही भी है। वह आगे कहता है कि असली गलती उन लोगों की थी जिन्होंने रिबेलियन को भड़काया, बाकी लोग तो बस उनके इन्फ्लुएंस में आकर उसमें शामिल हो गए थे। नोआ की बात सुनकर किंग थोड़ा सोचते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बात काफी हद तक सही है, लेकिन फिर भी इन्हें किसी न किसी फॉर्म में पनिशमेंट देना जरूरी है। इसलिए किंग डिसाइड करते हैं कि इन्हें ऐसी सजा दी जाएगी जो लॉ के अकॉर्डिंग होगी। इसके बाद सब लोग आपस में बात करने लगते हैं कि 13वां प्रिंस नोआ सच में काफी इंटेलिजेंट और पावरफुल है। तभी किंग अपने थ्रोने से उठकर नोआ के पास आते हैं और कहते हैं कि आज तुमने मुझे एक गलत डिसीजन लेने से बचाया है और साथ ही एक बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। इसलिए किंग कहते हैं कि इसके बदले में तुम्हें कोई ना कोई रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए। फिर किंग अनाउंस करते हैं कि वह नोआ को एक स्पेशल टाइटल देने वाले हैं और इसी के साथ वह उसे वाइस प्रिंस का टाइटल दे देते हैं। हालांकि इससे उसका रैंक चेंज नहीं होता, लेकिन इस नए टाइटल की वजह से उसकी रिस्पेक्ट और अथॉरिटी काफी बढ़ जाती है। इसके बाद किंग उससे कहते हैं कि आगे उसके लिए और भी चैलेंजेस आने वाले हैं, जैसे कि अपकमिंग नाइट सिलेक्शन एग्जाम। जब नोआ से इसके बारे में पूछा जाता है तो वह कहता है कि उसने इसके लिए पहले ही एक प्लान बना लिया है। फिर वह ग्राउंड में जाकर अपनी स्ट्रेटेजी डेमोन्स्ट्रेट करता है। वह कुछ लोगों से कहता है कि वे उस पर पानी फेंकें और वह अपनी शील्ड से उसे ब्लॉक करेगा। हम देखते हैं कि चारों तरफ से पानी फेंके जाने के बाद भी उसकी शील्ड उसे कंप्लीटली प्रोटेक्ट कर लेती है। इसके बाद नोआ बताता है कि वह इसी मेथड का यूज करेगा कैंडिडेट्स की स्ट्रेंथ जज करने के लिए। वह सबको अपने ऊपर अटैक करने को कहेगा और जो जितनी पावर से अटैक करेगा उसी हिसाब से वह उनकी रैंकिंग डिसाइड करेगा। किंग उसकी स्ट्रैटेजी देखकर काफी इंप्रेस्ड हो जाते हैं। बाद में एक सीन में किंग अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ पैलेस में बात कर रहे होते हैं। प्राइम मिनिस्टर उनसे पूछते हैं कि आपने असेंबली में कहा था कि अगर नोआ थोड़ा और बड़ा होता तो क्या होता। इस पर किंग कहते हैं कि अगर नोआ थोड़ा और मैच्योर होता तो शायद वह एक परफेक्ट
किंग बन सकता था, क्योंकि उसके अंदर वह सब क्वालिटीज हैं जो एक ग्रेट रूलर में होनी चाहिए। किंग ये भी कहते हैं कि उसकी मैजिक सोर्ड की असली पावर अभी तक पूरी तरह रिवील नहीं हुई है। लोग कहते थे कि किसी लेजेंडरी इंसान के अलावा कोई भी उस सोर्ड को टच नहीं कर सकता, लेकिन नोआ ने उसका सील तोड़ दिया। फिर भी हो सकता है कि उस सोर्ड की रियल पावर अभी भी कंप्लीटली अनलॉक ना हुई हो, और जिस दिन वह पूरी पावर सामने आएगी शायद वह काफी डेंजरस भी हो सकती है। लेकिन किंग को पूरा यकीन है कि नोआ उस पावर को कंट्रोल कर ले।